हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हेरिडिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि चैप्टर डिलीटेड पोर्शन है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, तो अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही वो हर बार पूछते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, Mention any 2 point of difference between acquired and inherited traits. Acquired और inherited traits के बीच में दो मेजर डिफरेंस बताने हैं। अब क्योंकि मेंडल ने करेक्टर्स की बात करी है, इसलिए आपको पता होने चाहिए कि दो तरीके के करेक्टर्स हो सकते हैं, एक जो हमें जेनेटिकली मिलते हैं और एक जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। तो अक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ फ्रॉम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। मतलब मेरे आसपास जो भी हो रहा है उसके कारण, अगर मैंने कराटे सीख लिए, अगर मैंने स्विमिंग करनी सीख ली, अगर मैंने कुछ खेलना सीख लिया, अगर मैंने कुछ पढ़ना सीख लिया, तो वो अक्वायर्ड ट्रेट है। ये जेनेटिक नहीं होते हैं, यानी जो चीज मेरे पेरेंट्स को आती है, ऐसे ट्रेट्स जो मेरे पेरेंट्स को आते थे, तो वो क्या मुझ में पास ऑन हो गए? नो। क्या वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे? नो। अगर स्विमिंग मेरा अक्वायर्ड ट्रेट है तो फिर वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मसल ग्रोथ फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, जबकि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? ये डीएनए में एनकोडेड होते हैं और ये पास किए जाते हैं वाया डीएनए। जैसे कि हमारी आंखों का कलर या हमारा हेयर कलर, ये कैरेक्टर्स जेनेटिक हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी आसान है। वो कहते हैं इफ द टेल ऑफ अ माउस इज कट फॉर 21 जनरेशन, लगातार 21 जनरेशन तक अगर आप टेल कट करते हैं किसी चूहे की, तो क्या टेल अकर होगी इन द 22nd जनरेशन? आंसर इज यस, होगी। रीजन, क्योंकि टेल एक अक्वायर्ड ट्रेट है। टेल को कट करना एक अक्वायर्ड कैरेक्टर था। उसकी लाइफ टाइम में किसी कारण से उसकी पूंछ कट गई, लेकिन वो उसके डीएनए में नहीं है, यानी कैरेक्टर्स वही पास ऑन होंगे जो जेनेटिक होंगे। अब अगर ये जेनेटिक ट्रेट नहीं है तो वो पास ऑन भी नहीं होगा। जो भी 22nd जनरेशन में चूहे होंगे उन सबके पास पूंछ होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डिफाइन द टर्म जीन। अगेन एक थ्योरेटिकल सिंपल सा क्वेश्चन है। जीन क्या होता है? जीन फंडामेंटल यूनिट होती है हेरिडिटी की, जो डीएनए का एक पार्ट है और इसी में सारा इंफॉर्मेशन होता है। तो आपके जो डीएनए होते हैं उनके अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डीएनए। तो इस डीएनए में ना यहाँ पे जीन हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा नॉन फंक्शनल है, ये किसी काम का ही नहीं है। हम क्या कहते हैं? जो हिस्सा फंक्शनल है ना वही जीन है। तो इसीलिए ये फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी की, और इसके पास इंफॉर्मेशन है सारी जो भी पास ऑन होनी है। ये वाला हिस्सा डीएनए का नॉन फंक्शनल है, तो ये जीन नहीं कहा जाता। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन फॉर रेड हेयर इज रेसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक हेयर। ये कहते हैं कि जो रेड हेयर है वो एक रेसेसिव है और ब्लैक इज डोमिनेंट। ठीक है, यानी अगर ये डोमिनेंट है, इसे कैपिटल बी ले लेते हैं और इसे स्मॉल बी ले लेते हैं। What will be the hair color of a child if he inherits a gene for red color from his mother and a gene for black color from his father? ये कहते हैं कि मदर ने कौन सा जीन दिया है? मदर ने इनको जीन दिया है रेड कलर के लिए, और फादर ने जीन दिया था ब्लैक कलर के लिए। अगर किसी का जेनेटिक कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है तो उसको क्या कलर मिलेगा? मतलब उसका नेचुरली हेयर कलर क्या होगा? उसका नेचुरली हेयर कलर वही होगा जो दोनों में से डोमिनेंट है। डोमिनेंट ही तो अपने आप को हर समय एक्सप्रेस करता है, और यहाँ डोमिनेंट कलर कौन सा है? ब्लैक, यानी उसका जो हेयर कलर होगा वो ब्लैक होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी फ्लो चार्ट की जरूरत है ही नहीं, बट अगर वो आपको कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें कहा कि एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। अगर वो नहीं कहते तो आपको शायद बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। बट अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? इसका फ्लो चार्ट बनेगा कौन सा? पहला तो सवाल ये, मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड? ये बनेगा मोनोहाइब्रिड। रीजन, सिंगल कैरेक्टर की बात है, सिर्फ हेयर कलर की ही तो बात हो रही है। अगर बात किसी सिंगल कैरेक्टर की हो रही है तब उस केस में आप मोनोहाइब्रिड ही ड्रॉ करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर? अब इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होगा? जैसे आपके बुक में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया है, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ कैपिटल बी ले लेते हैं, स्मॉल बी
इनके पहले आप गैमीट्स अलग करेंगे, उसके बाद इनका क्रॉस करवाएंगे। आई होप ये क्रॉस करवाना सबको आता है। और आप देखेंगे कि अभी F1 जनरेशन में तो सभी के पास कौन सा हेयर कलर होगा, ब्लैक हेयर कलर होगा, और जो F1 जनरेशन में शो करता है करेक्टर, उसी को मेंडल ने कहा था कि वो डोमिनेंट करेक्टर है, राइट। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रेसेसिव? मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये बात कैसे बताई कि ट्रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कंडक्ट करा था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। अभी अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में मैंने बताया आपको कि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था पी प्लांट का, और उन्होंने देखा कि दो करेक्टर्स हैं, उनमें से एक ही करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर रहा है। जैसे अगर आप लोगों को याद है, बुक में मेंडल ने इस चीज का क्रॉस करवाया है, और इसका F1 जनरेशन जो था ना, वो ये आया था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्रॉस बनाना आता है। ये F1 जनरेशन में आया था, फोर ऑफस्प्रिंग्स में ये दिखा रहे हैं, यानी सब जितने भी प्लांट होंगे वो सारे कैसे होंगे, टॉल। तो यही चीज इन्होंने देखी कि ना, एक ही करेक्टर है जो अपने आप को शो कर रहा है, दूसरा तो डिसअपियर हो गया, स्मॉल टी तो अपने आप को शो ही नहीं कर पा रहा। ये जो करेक्टर है जो फर्स्ट जनरेशन में डिसअपियर हो गया था, ये फिर से रीअपियर होता है F2 जनरेशन में। और ऐसा होता भी है, जब मेंडल इन दोनों का क्रॉस करवाता है तो हमें क्या क्या मिलते हैं, प्रोजेनीज क्या क्या मिलती हैं। एक तो हमें कैपिटल टी मिलता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, एक स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि फिर से सेम, और फिर एक मिलता है स्मॉल टी, है ना। यानी आपको फिर से कम 75% में तो आपको टॉल करेक्टर मिलता है, लेकिन एक सिर्फ 25% में आपको मिलता है ड्वार्फ करेक्टर। लेकिन फिर भी यही मेंडल कहना चाह रहे थे कि यहाँ तो वो डिसअपियर हो गया ड्वार्फ करेक्टर, F2 जनरेशन में 25% ने खुद को शो करने की कोशिश करी। तो मेंडल ने कंक्लूड किया कि जो करेक्टर खुद को F1 जनरेशन में शो कर देगा वो डोमिनेंट करेक्टर है। देखिए यहाँ लिखा है, expresses itself in F1 is the dominant character, while the one which is not able to express, though present था लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वही तो रेसेसिव था। ठीक है, थ्योरी ये है, अगर आप लोग थ्योरी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हेरिडिटी में, तो पहले आप क्रॉस बना दो और फिर थोड़ी बहुत थ्योरी समझा दो, मार्क्स तब भी मिल जाएंगे। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आया हुआ है और हमें कहीं बुक में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, इसलिए आप याद कर लो। डिफरेंट स्पीशीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से जेंडर डिटरमाइन करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स का। कई एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं और कई जेनेटिकली डिटरमाइन कर रहे हैं। हमें एग्जाम्पल देकर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ये सही कह रहे हैं, इस बात को याद कर लेना। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर, लाइट, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, ये डिसाइड होता है कि फीमेल होगा या मेल होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग है वो डिसाइड होता है टेम्परेचर के बेसिस पे। फर्टिलाइज्ड एग किस टेम्परेचर पर है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जो भी एलिगेटर है, बेबी एलिगेटर है या बेबी क्रोकोडाइल है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। स्नेल तो और भी गजब का जानवर है, ये अपने सेक्स को चेंज कर सकता है विद इन द लाइफ टाइम, इट कैन चेंज इट सेक्स। जबकि इन ह्यूमन पे बात एनवायरनमेंट पे डिपेंड ना करके डिपेंड कर रही है जेनेटिक्स पे। क्योंकि आपको पता होगा कि इन ह्यूमन वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 तो ऑटोसोम्स है, लेकिन एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो हमारा जेंडर डिसाइड कर रहा है। तो जिस चाइल्ड को एक्स क्रोमोसोम मिलता है फादर से, वो तो गर्ल बन जाती है, और जिसे वाई क्रोमोसोम मिलता है फादर से, वो बॉय बन जाता है। यानी हमारे केस में एनवायरमेंटली डिसाइड नहीं होके हमारा जेंडर जेनेटिकली डिटरमाइन हो रहा है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। After a self-pollination in pea plant with round, yellow, following type of seeds were obtained by Mendel. तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये आपको पता है, ये रिजल्ट ही डाई हाइब्रिड क्रॉस का है ना। इसे तो देखते सबके दिमाग में वो आ जाना चाहिए। और इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें पता है रेशियो शुड बी दिस,
जो कि अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हैं कि ये 9 टाइम्स के आसपास है, भी सबसे ज्यादा है। दोनों 3-3 होंगे क्योंकि ये समवेयर पास में है और ये 1 के रेशियो पे होगा। तो ये है तो डाइहाइब्रिड। नाउ एनालाइज द रिजल्ट, कहते हैं रिजल्ट एनालाइज करो, वो तो हम कर चुके। डाइहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 के रेशियो में चल रहा है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच एक्सप्लेन्स दिस रिजल्ट। हमें बस समझाना है कि ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, इस तरीके का रिजल्ट क्यों आ रहा है। फिर से कहूंगी, जो थ्योरी में आपको अभी बता रही हूँ, अगर वो आप लोग प्रॉपरली ना लिख सको तो यहाँ आप डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाकर शो कर सकते हो, बस बहुत होगा उसके लिए। ठीक है, थ्योरी देखो, थ्योरी सिर्फ इतनी सी है कि अच्छा, डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाने के साथ साथ आप लॉज लिख सकते हैं। 2 लॉज थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इन 2 लॉज को अगर समझा देते हैं तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये दोनों लॉ क्या है? मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ जो मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स यही था कि जितने भी ये करेक्टर्स होते हैं, जितने भी ये जीन्स होते हैं, ये ना अपने आप को सेपरेट करते हैं, और जब ये खुद को सेपरेट करते हैं तो ये इंडिविजुअली बिना किसी के इन्फ्लुएंस के सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि सेपरेशन जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट वे में हो जाएगा। इसके बाद आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब मेंडल कहते हैं कि जब ये अलग हो गए थे, इसके बाद जब ये फिर से रीअरेंज हुए थे, वापस से ये बने थे, तब भी ये इंडिपेंडेंटली अरेंज हुए थे, यानी किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। आप अपने मर्जी से एक जीन उठा के इधर से उधर नहीं करते हो, ये जीन्स अपने आप ही खुद को अरेंज करते हैं, ऐसा कहना था मेंडल का। और यही रीजन है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट हमें हमेशा कुछ इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंटली अरेंज किया है। अब यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, एक बार रीड कर लेते हैं। The 9:3:3:1 phenotypic ratio observed in the F2 generation is characteristic of a dihybrid cross. This is explained by Mendel's law of independent assortment, which states that allele of 2 or more different genes get sorted into gametes independently of one another. ये जब ये हमारे अलील्स थे, मान लीजिए, इजी आपको हमेशा यही लगेगा समझना, तो ये था आपका जीन, और जब इसके अलील्स अलग हुए तो भी वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के हुए। जब इसके अलील्स ने जब इन अलील्स ने किसी दूसरे अलील के साथ मिलकर कुछ रीअरेंजमेंट करी तो भी वो इंडिपेंडेंट था। ठीक है, इसी कारण से आपको इतना सारा वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a pea plant, the trait of flowers being purple color is dominant over white color, जिसका करेक्टर, जिसके जीन्स हमें बता रखे हैं। हमें बता दिया कि पर्पल जो है वो कैपिटल P है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये हमारा डोमिनेंट करेक्टर है, और जो आपका व्हाइट फ्लावर है उसके जीन्स हैं स्मॉल p, और वो रेसेसिव करेक्टर है। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2। बेसिकली वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाकर हमें दिखा दो इसका, और कुछ नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना तो आता होगा, मैं बनाकर दिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो पॉज करो, ड्रॉ करो और देख लो कि क्या तुम लोगों ने क्रॉस सही बनाया है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट्स हो गए। अच्छा, आप लोग प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, पेरेंट्स गैमीट्स अलग हो रहे हैं, ये हाँ अलील्स ही हैं, बट अलील्स क्या है, गैमीट ही हैं, तो गैमीट्स अलग हुए। अब इनका होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के बाद ये मिला हमें F1 जनरेशन, जहाँ पे सारे ही पर्पल फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतनी सी बात तो पता है, ये और ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया होगा। नाउ इन F2 जनरेशन हम क्या करेंगे, हम सेल्फिंग करते हैं F1 की, है ना, तो F1 की सेल्फिंग फिर से मीन्स, और कैपिटल P कैपिटल P कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल p, ये सारे के सारे पर्पल फ्लावर्स, और ये एक अकेला हमें मिलेगा व्हाइट फ्लावर। और हर बार यही तो होता है, 25% रेसेसिव कैरेक्टर, 75% डोमिनेंट कैरेक्टर इन F2 जनरेशन। आई होप क्लियर है दोनों ही स्लाइड्स। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था ना बहुत ही कम क्वेश्चन है।
Last question. In human, there is 50% probability of the birth of a boy and 50% probability that a girl will be born. True. जस्टिफाई करना है लेकिन आपको इसी बात को, ये बात सही है लेकिन इसे जस्टिफाई करना है, मतलब आपको सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। लेकिन उससे पहले आप एक अच्छी सी थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी में आप क्या क्या मेंशन करेंगे कि देयर आर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें से 22 पेयर आर ऑटोसोम्स, यस, एंड रिमेनिंग 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इतना बताने के बाद ये भी बताएंगे कि इन फीमेल आपका सेक्स क्रोमोसोम है XX, whereas in male it is XY। उसके बाद आप ये क्रॉस बनाएंगे। इतनी सी थ्योरी तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। बार बार हम सेम ही चीज कर रहे जा रहे हैं, क्रॉसेस बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये होंगे गर्ल, जबकि ये दोनों होंगे, सॉरी नो दिस ये होंगे बॉय। प्रूव 50% लड़कियां 50% लड़के, यही तो प्रूव करना था। दैट्स इट। यहाँ से समझ में क्या आता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस फ्लो चार्ट से आपको क्या समझ आ रहा है, तो फ्लो चार्ट से समझ ये आ रहा है दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन मेल्स। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल में। अगर वाई क्रोमोसोम पास ऑन होता है तो बॉय, अगर एक्स क्रोमोसोम पास होता है मेल का तो गर्ल। आई होप ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और, फीमेल का जो क्रोमोसोम है ना, ये जिसमें आपको सेम क्रोमोसोम्स मिलते हैं, इसे आप परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। मुझे ऐसा अभी जस्ट याद आया कि कहीं इस चीज का जिक्र हुआ है किसी ना किसी पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फीमेल का जो क्रोमोसोम है उसे कहते हैं परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है? ओके, दैट्स द एंड फॉर द वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।